दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ यूनिट 1। सो आज की वीडियो में हम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे और हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो विद द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। हमें पता है कि टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। स्टार्टिंग यहीं से होगी। पोटेंशियल एनर्जी का जो डेरिवेशन है वो हम 12th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेम डेरिवेशन आपको यहाँ पे भी करना होगा और आपका जो डिराइव करके एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो ½ mv² होती है। हमको दो एक्सप्रेशन मिल चुके हैं, ½ mv² और एक -ze²/4πr∈. अब हमने जैसा कि ऊपर वाले एक्सप्रेशन में देखा था पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वैसे ही हम यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पर माइनस क्यों आया? बिकॉज यहाँ पर हमारे पास माइनस था ऑलरेडी, -ze²। तो उस तरीके से हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। वैल्यूज़ को पुट करके हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आएगा, वो होगा ये। अगेन मैं ये कहूँगी कि आपको इस एक्सप्रेशन को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करने वो ड्राइव करने के लिए आए तो आपको ये एक्सप्रेशन ज़रूर लिखना होगा। बट अगर किसी क्वेश्चंस के लिए आए तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू याद रखनी है। दिस इज़ माइनस का 2.17 × 10⁻⁻18 Z/n², या फिर आप इसको नॉर्मली n² भी कह सकते हो क्योंकि z की वैल्यू 1 हो जाती है फॉर द हाइड्रोजन एटम। एक बार दोबारा बोलती हूँ, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस का 2.17 × 10⁻⁻18 Z/n²। पिछली वीडियो में हमने इसकी रेडियस पढ़ी थी जो क्या आई थी आपकी 53n²/z। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, माइनस का 2.17 × 10⁻⁻18 Z/n²। नाउ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम एंड बोर्स थ्योरी। हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम जो बोर्स थ्योरी का जो मेन पोस्टुलेट था कि उन्होंने स्टेबिलिटी और हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को डिराइव किया था, तो वो हम अब पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो लोअर फ्रीक्वेंसी पे डिस्क्रीटली अकर करती हैं, मतलब कि बिखरी हुई, और हाई फ्रीक्वेंसी पे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, दोबारा बोलती हूँ, लोअर फ्रीक्वेंसी पे स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो डिस्क्रीटली अकर करती हैं, मतलब कि बिखरी हुई अकर करती हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी पे कंटिन्यूस। और इस बेस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि रेड लाइट जो है, रेड लाइट का हमें पता है क्या होता है, हाई वेवलेंथ होती है और लो फ्रीक्वेंसी होती है। तो इस बिहाफ पे लो फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स यहाँ पर किस तरीके की जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो डिस्क्रीटली अकर करेंगी या फिर कंटिन्यूस अकर करेंगी। लो फ्रीक्वेंसी पे कैसी अकर करती है? डिस्क्रीटली। तो रेड वेवलेंथ जो होगी, जो रेड लाइट होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी लो है, इसलिए उसका स्पेक्ट्रल लाइंस जो होगी वो डिस्क्रीटली अकर करेंगे। एज़ कम्पेयर टू वॉयलेट जिसकी लो वेवलेंथ है और हाई फ्रीक्वेंसी है, तो हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी पे स्पेक्ट्रल लाइंस कंटिन्यूस अकर करती हैं, तो वॉयलेट की जो स्पेक्ट्रल लाइंस होगी वो क्या होंगी? कॉन्टीन्यूस होंगी। दोबारा से बताती हूँ, रेड लाइट की जो है स्पेक्ट्रल लाइंस वो डिस्क्रीटली अकर करेंगी बिकॉज ऑफ द लो फ्रीक्वेंसी, और वॉयलेट लाइट की कॉन्टीन्यूस बिकॉज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। मूविंग फर्दर, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 3 groups of lines are observed: Lyman, Paschen, Balmer. Lyman is for n equals to 1, Balmer is for n equals to 2 and Paschen is for n equals to 3. तो ये आपको सिर्फ थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए था। आगे बढ़ते हैं। जो कि चीज़ ये है, ये आपने पहले भी पढ़ी होगी कि लाइमन सीरीज़ में कौन सी रेज आती हैं? यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। बाल्मर सीरीज़ में आपकी आती है विजिबल रेज। पैशन सीरीज़ में इंफ्रारेड रेज, ब्रैकेट में भी इंफ्रारेड और पी फन में भी इंफ्रारेड। आई होप्स आपको इन सब के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। लाइमन सीरीज़ जो होती हैं वो आपकी यूवी रेज, बाल्मर सीरीज़ विजिबल रेज, पैशन सीरीज़ इंफ्रारेड, ब्रैकेट इंफ्रारेड और पी फन इंफ्रारेड। लाइमन सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसमें आपकी ऑर्बिट की जो वैल्यू होती है ना वो n=1 होती है, मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट पे लाइमन सीरीज़ होती है, सेकेंड ऑर्बिट पे बाल्मर सीरीज़, थर्ड ऑर्बिट पे पैशन, फोर्थ पे ब्रैकेट और फिफ्थ पे पी फन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा रेडबर्ग्स कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इसका भी डेरिवेशन है वैसे तो, इसको अभी आप फिलहाल के लिए यहाँ पर देख लीजिए कि क्या है इसमें। इसको हम कहते हैं वेव नंबर। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? आपका एक वेव नंबर है। ओके, ये जो है आपका वेव नंबर, और वेव नंबर किसके बराबर होता है? 1/λ के, 1/λ के बराबर होता है।
ठीक है। और 1/λ किसके बराबर हो जाएगा, r 1/n² माइनस का 1/n1²। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको ध्यान में रखनी होगी। इसमें कुछ वैल्यूज़ हैं जैसे कि रेडियस वाले की वैल्यू और टोटल एनर्जी की वैल्यू, और ये आता है आपका रेडबर्ग कांस्टेंट, इसकी भी वैल्यू आपको ध्यान रखनी होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। एज द डिस्टेंस बिटवीन द स्पेक्ट्रल लाइन डिक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज और वेवलेंथ डिक्रीजेज। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी के रिलेट करता हुआ ध्यान में रखिएगा, वेवलेंथ का तो अपने आप ध्यान में हो जाएगा। हमको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू लैम्डा। ओके, और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू डिस्टेंस। बस ये एक्सप्रेशन अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये जो लाइन है पूरी याद हो ही जाएगी। क्या बोल रहे हैं ये, कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो इसका मतलब 1/d क्या होगा, कम। अगर फ्रीक्वेंसी कम तो 1/d क्या होगा, ज़्यादा। इन्वर्स रेशो है, इन्वर्स रेशो में यही होता है आपके पास। ऐसे ही अगर फ्रीक्वेंसी का याद है तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी इन्वर्स प्रोपोर्शनल। अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन्वर्स होंगे तो वेवलेंथ और डिस्टेंस क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे कि यहाँ पर हमने बता रखा है कि अगर इनफाइनाइट आपकी किसी इनफाइनाइट ऑर्बिट से कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके एन ऑर्बिट पे आ रहा है, एन ऑर्बिट कोई भी हो सकती है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो डिस्टेंस देखिए कितना ज़्यादा है, इनफाइनाइट से एन ऑर्बिट तक डिस्टेंस ज़्यादा, मतलब कि इन्वर्स रेशो। इन्वर्स से प्रोपोर्शनल है तो वेवलेंथ क्या होगी आपकी, मिनिमम। बिकॉज डिस्टेंस मैक्सिमम है तो वेवलेंथ मिनिमम। लैम्डा के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर डिस्टेंस मैक्सिमम, लैम्डा भी मैक्सिमम। इसी तरीके से n+1 ऑर्बिट से अगर कोई आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, n+1 मतलब कि अगर आपकी n की वैल्यू 2 है मतलब सेकंड ऑर्बिट पे है, ठीक है, और n+1 कितना हो गया आपकी थर्ड ऑर्बिट। तो अगर कोई आपका इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे आ रहा है, मतलब आपकी अपनी जस्ट नीचे वाली ऑर्बिट पे आ रहा है, तो डिस्टेंस क्या है, मिनिमम। तो फ्रीक्वेंसी विल बी मैक्सिमम एंड वेवलेंथ विल बी मिनिमम ऑल्सो। ओके, आई होप सो कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, इसको आप थोड़ा एक वर्ड और ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से आ जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। एट हायर फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ स्पेक्ट्रल लाइंस कन्वर्ज करती हैं और वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और कॉन्टिनम देती है, ये तो हमने पहले आपको बता ही दिया था। नेक्स्ट, लोअर फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस, हायर फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रल लाइंस, यही वही है ना। बोर्स थ्योरी जो है वो हेल्प करती है इन कैलकुलेटिंग रेडियस, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम वेवलेंथ का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे और थोड़ा सा और करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।